Hello everyone, welcome you all my YouTube channel, The Nursing Academy. Myself Purnima. Today we'll discuss about algorithm of neonatal resuscitation. So start करते हैं आज का टॉपिक. आज हम बात करेंगे neonatal resuscitation algorithm के बारे में. सबसे पहले बात करते हैं algorithm क्या होता है. algorithm में set of rules और instructions होते हैं या फिर कह सकते हैं guidelines होते हैं. set of rules और instructions और guidelines that can be followed to provide assistance to newborn to initiate breathing and heart rate. So ये guidelines या फिर कह सकते हैं rules and instructions होते हैं जो सभी neonatal resuscitation providers के द्वारा follow किया जाना चाहिए जब भी वो neonatal resuscitation provide कर रहे हैं newborn को या फिर assistant provide कर रहे हैं for initiation of breathing and heart rate. तो उस टाइम पर ये गाइडलाइंस फॉलो होने चाहिए. ये गाइडलाइंस जो होते हैं वो टाइम पर चेंज या मॉडिफाइड होते रहते हैं. सो एवरी 5 ईयर में ये मॉडिफाइड होते रहते हैं. यहाँ पर हम लेटेस्ट गाइडलाइन के बारे में बात करेंगे. गाइडलाइन 2020 बाई AHA अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन गाइडलाइन. सो ये न्यूनाटल रिससिटेशन एल्गोरिथम है. यहाँ पर हम स्टेप्स के बारे में भी डिस्कस करते जाएंगे और सिक्वेंसिंग के बारे में भी TABCD सिक्वेंसिंग ऑफ न्यूनाटल रिससिटेशन. इसके अलावा गोल्डन मिनट्स अगर आपने इससे प्रीवियस क्लास किया होगा तो गोल्डन मिनट के बारे में भी आपको पता होगा. गोल्डन मिनट क्या होता है? आफ्टर बर्थ जो 60 सेकेंड का टाइम होता है वो गोल्डन मिनट के अंतर्गत आता है. तो यहाँ पर हम टॉप से स्टार्ट करेंगे न्यूनाटल रिससिटेशन में. सो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? एंटीनेटल काउंसलिंग, टीम ब्रीफिंग एंड इक्विपमेंट चेक जो कि प्रिपरेशन फॉर बर्थ में आता है. प्रिपरेशन फॉर बर्थ में आएगा ये. इसमें हमें क्या करना होता है? एंटीनेटल काउंसलिंग, टीम ब्रीफिंग एंड इक्विपमेंट चेक. सो एंटीनेटल काउंसलिंग एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर में हमें क्या करना होता है? इसमें एक्सपेक्टेड जेस्टेशनल एज हम चेक करेंगे. एक्सपेक्टेड जेस्टेशनल एज. इसके अलावा एमनियोटिक फ्लूइड क्लियर और नॉट. असेसमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर, एडिशनल रिस्क फैक्टर्स के बारे में. इसके अलावा अम्बिलिकल कॉर्ड मैनेजमेंट प्लान के बारे में हम डिस्कस करेंगे. ये सारी चीज़ें एंटीनेटल काउंसलिंग में आती हैं. इसके अलावा टीम ब्रीफिंग, एंटिसिपेशन एंड टीम ब्रीफिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी न्यूनाटल रिससिटेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए. एंटिसिपेशन एंड टीम ब्रीफिंग. सो टीम ब्रीफिंग में हमें क्या करना होता है? टीम मेंबर जो भी होते हैं न्यूनाटल रिससिटेशन के टीम मेंबर, उनको उनका टास्क पता होना चाहिए. टास्क डिवाइडेड होना चाहिए. कौन से मेंबर किस टास्क को करेगा, परफॉर्म करेगा. सो एटलीस्ट 1 स्किल्ड पर्सन अवेलेबल होने चाहिए अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो. अगर रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट है तो उस केस में एटलीस्ट 2 स्किल्ड पर्सन अवेलेबल होने चाहिए न्यूनाटल रिससिटेशन के लिए. इसके अलावा पर्सन स्किल्ड इन बैग एंड मास्क वेंटिलेशन अवेलेबल होने चाहिए. और अगर ज़रूरत पड़ती है चेस्ट कंप्रेशन की या फिर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की तो उस टाइम पर पर्सन स्किल्ड इन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड चेस्ट कंप्रेशन शुड बी अवेलेबल ऑन कॉल. तो एक मेंबर होना चाहिए जिन्हें कॉन्टैक्ट नंबर पता हो, रेफरल का नंबर पता हो. इसके अलावा सभी हेल्प का नंबर पता हो, एडिशनल हेल्प के लिए वो कॉल कर सके. इसके अलावा एक पर्सन होना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन के लिए. डॉक्यूमेंटेशन में लाइक अपगार स्कोरिंग, इवोल्यूशन ऑफ वाइटल साइंस एंड इम्प्रूवमेंट साइंस. तो इन सब के रिकॉर्डिंग के लिए यानी कि डॉक्यूमेंटेशन के लिए एक पर्सन अलग से होने चाहिए. तो ये सारे पर्सनस का टास्क डिवाइडेड होना चाहिए. मतलब हर एक टीम मेंबर को उनका टास्क पता होना चाहिए. लाइक कौन बैग एंड मास्क वेंटिलेशन करेगा या फिर कौन एम्ब्लाइकल कैथेटराइजेशन करेगा, इंट्यूबेशन कौन करेगा अगर ज़रूरत पड़ती है तो इनके लिए. और एक पर्सन होना चाहिए जो एडिशनल हेल्प के लिए कॉल कर पाए और फैमिली मेम्बर से कम्युनिकेट कर पाए. तो ये सारी चीज़ें टीम ब्रीफिंग में आएंगी. इसके अलावा इक्विपमेंट चेक. इक्विपमेंट चेक ये भी प्रिपरेशन ऑफ बर्थ में आएगा जिसमें डिलीवरी रूम की प्रिपरेशन, इक्विपमेंट एंड सप्लाई सभी प्रॉपर कंडीशन में है या नहीं, प्रॉपरली स्टरलाइज होना चाहिए. इसके अलावा वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, रेडी टू यूज होना चाहिए. ये चीज़ आपको ध्यान में देना है. तो इक्विपमेंट रेडी टू यूज होना चाहिए और प्रॉपर प्लेस पर होना चाहिए जहाँ तुरंत यूज में आ सके. इसके अलावा न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर अच्छे से रेडी होना चाहिए. डिलीवरी रूम प्रिपेयर होना चाहिए अच्छे से जिसमें डिलीवरी रूम जो प्रिपेयर होगा उसमें डिलीवरी रूम का टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए. तो डिलीवरी रूम का टेम्परेचर 26 to 28 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए. प्री वार्म रेडिएंट वार्मर पहले से अवेलेबल होना चाहिए. 20 मिनट पहले प्री वार्म होना चाहिए. सो ये सारी चीज़ें हमें प्रिपरेशन फॉर बर्थ में आएंगी. तो ये सारी चीज़ें प्रिपरेशन फॉर बर्थ में आएंगी जो कि बर्थ से पहले हमें करना होता है. फर्स्ट स्टेप होता है न्यूनाटल रिससिटेशन का. नाउ सेकेंड स्टेप आफ्टर बर्थ हमें क्या करना है? आफ्टर बर्थ हमें 3 थिंग्स चेक करनी होती हैं. टर्म जेस्टेशन, गुड टोन, ब्रीदिंग और क्राइंग.
अगर आंसर यस आता है तो उस केस में हमें रूटीन केयर प्रोवाइड करना होता है न्यूबॉर्न को मदर के साथ। तो हमने बर्थ के बाद आफ्टर बर्थ हमने चेक किया टर्म जेस्टेशन, गुड टोन, ब्रीदिंग और क्राइंग। इफ़ द आंसर इज यस देन रूटीन केयर हम प्रोवाइड करेंगे मदर के साथ। रूटीन केयर हम किस तरह से प्रोवाइड करेंगे, तो उसके लिए जैसे ही बेबी की डिलीवरी होती है हमें कॉल आउट करना है लाउडली टाइम ऑफ बर्थ, जिससे सभी हेल्थ केयर वर्कर्स को पता चल पाए कि जो टाइम है गोल्डन मिनट का जो टाइम है वो स्टार्ट हो चुका है आफ्टर बर्थ, और प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो पाए उसका डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है, और सभी हेल्थ केयर वर्कर को पता चल पाए कि जो हमारा गोल्डन मिनट है वो स्टार्ट हो चुका है। सो कॉल लाउडली द टाइम ऑफ बर्थ। आफ्टर दैट तुरंत हम चेक करेंगे टर्म जेस्टेशन, गुड टोन, ब्रीदिंग और क्राइंग। अगर आंसर यस आए तो हम रूटीन केयर प्रोवाइड करेंगे। रूटीन केयर मदर के साथ तुरंत बेबी को मदर के ब्रेस्ट के बीच में रखेंगे चेस्ट पर प्रोन पोजीशन में, हेड को टर्न करेंगे वन साइड में, और जो भी सिक्रीशंस हैं उनको वाइप ऑफ करेंगे, ड्राई करेंगे बेबी को। ड्राई करने के बाद प्री वॉर्म लिनेन या टॉवेल यूज करेंगे, तो वन टॉवेल से हमें क्लीन करना है, देन उसको डिस्कार्ड कर देना है, वेट में बेबी को नहीं लेना है। देन दूसरी जो टॉवेल है उससे बेबी को रैप करना है, तो ये चीज़ हमें ध्यान देना है। तो रूटीन केयर में इन्फेंट स्टेज विथ मदर फॉर रूटीन केयर, warm and maintain normal temperature, position airway, clear secretions if needed, dry, ongoing evaluation करेंगे। सो इसमें मदर के स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट पे रखेंगे बेबी को वार्म प्रोवाइड करने के लिए, और यहाँ पर ये बेबी में इनिशिएशन ऑफ ब्रीदिंग को भी प्रमोट करेगा। और यहाँ पर डिले कॉर्ड क्लैंपिंग करेंगे, डिले कॉर्ड क्लैंपिंग करेंगे एंड कटिंग करेंगे जब कॉर्ड पल्सेशन स्टॉप हो जाता है तो उस टाइम पर। इसके अलावा ऑनगोइंग इवैल्यूएशन करेंगे अगर बेबी को ज़रूरत पड़ती है फर्दर इंटरवेंशन की तो उसके लिए। तो यहाँ पर रूटीन केयर हम इस तरह से प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा अगर आंसर नो आता है मीन्स टर्म जेस्टेशन, गुड टोन, ब्रीदिंग और क्राइंग हमने चेक किया, अगर आंसर नो आया तो तुरंत हम बेबी में इनिशियल स्टेप्स ऑफ रिससिटेशन प्रोवाइड करेंगे। इनिशियल स्टेप्स ऑफ रिससिटेशन। सो इनिशियल स्टेप्स ऑफ रिससिटेशन हम अंडर रेडिएंट वार्मर करते हैं। तो जैसे ही बेबी की डिलीवरी होती है तुरंत हम सबसे पहले क्लैम्प करेंगे, कॉर्ड को कट करेंगे, तुरंत बेबी को रेडिएंट वार्मर में लेंगे। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है जो रेडिएंट वार्मर होता है 20 मिनट्स प्रायर प्री वार्म रेडिएंट वार्मर में हम बेबी को लेंगे। वार्म एंड मेंटेन नॉर्मल टेम्परेचर, बेबी को तुरंत वार्म प्रोवाइड करेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए बेबी को हम सबसे पहले रेडिएंट वार्मर में लेंगे, उसे पोजिशनिंग देंगे, पोजिशन एयरवे, क्लियर सिक्रीशंस इफ नीडेड, ड्राई एंड स्टिमुलेट। सो सबसे पहले हमने बेबी को रेडिएंट वार्मर पर लिया, फिर उसका बेबी का जो हेड होता है वो पैनल के साइड में रखेंगे ताकि प्रॉपर ऑब्जर्वेशन हो पाए और जो केयर प्रोवाइडर है उनको प्रॉपर स्पेस मिल पाए केयर प्रोवाइड करने के लिए। तो उसके बाद हम बेबी को पोजिशनिंग करेंगे, स्निफिंग डॉग पोजीशन हमें प्रोवाइड करना है। सो ये चीज़ ध्यान देना है, स्निफिंग पोजीशन। इसमें नेक को स्लाइटली एक्सटेंडेड पोजीशन में बेबी का नेक रहेगा। सो रेडिएंट वार्मर होता है, प्री वार्म रेडिएंट वार्मर होता है जिसमें एयर मोड पर करके रखते हैं 28 to 30 डिग्री सेल्सियस। और जैसे ही बेबी की डिलीवरी होती है इनिशियल स्टेप्स ऑफ रिससिटेशन हमने प्रोवाइड कर दिया। प्रोवाइड करने के बाद हमें रेडिएंट वार्मर को स्किन मोड पर सेट करके रखना है, स्किन मोड, जिसमें टेम्परेचर जो सेट करेंगे 36.5 to 37.5 डिग्री सेल्सियस पर सेट करके रखना है स्किन मोड में। सो पोजिशनिंग हम देंगे स्निफिंग पोजीशन, जिसमें नेक को स्लाइटली एक्सटेंड करेंगे ताकि जो अपर एयरवे है, ट्रैकिया एंड फेरिंक्स है वो एक लाइन में सेम लाइन में हो पाए। सो अपर एयरवे, लैरिंक्स और ट्रैकिया सेम लाइन में हो पाए। और उसके बाद हम क्लियर करेंगे सिक्रीशंस को, उसके लिए हम सक्शनिंग करेंगे, इसमें बल्ब सिरिंज या फिर सक्शन कैथेटर से हम सक्शनिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले माउथ की सक्शनिंग करेंगे, देन नोज की सक्शनिंग करेंगे। सक्शन प्रेशर 80 to 100 mmHg रखना है। सो माउथ की सक्शनिंग, देन नोज की सक्शनिंग करेंगे इफ़ नीडेड, देन बेबी को ड्राई करेंगे। ड्राई से क्या होता है, बेबी में स्टिमुलेशन होता है। वैसे ये जो सक्शनिंग हम करते हैं उससे भी वो भी बेबी को स्टिमुलेट करता है ब्रीदिंग के लिए। उसके बाद हम ड्राई करेंगे, ड्राइंग भी स्टिमुलेशन का काम करता है। तो ड्राई से अगर बेबी में ब्रीदिंग इनिशिएट हो जाता है सो बेबी को फिर से रूटीन केयर प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा अगर ड्राई से ब्रीदिंग नहीं इनिशिएट हो रहा है तो उस केस में हम बेबी को स्टिमुलेट करेंगे। तो स्टिमुलेशन के लिए हम बेबी को फ्लिकिंग करेंगे सोल्स को, या फिर रबिंग द बैक, फ्लिकिंग से कर सकते हैं या फिर रबिंग ऑफ द बैक से कर सकते हैं, स्टिमुलेशन दे सकते हैं। तो ये 2 टाइम करना है, ज़्यादा नहीं करना है। सो इससे
इनिशियल स्टेप्स ऑफ रिससिटेशन हमने 30 सेकेंड तक प्रोवाइड किया। ये 30 सेकेंड का टाइम लेता है। आफ्टर बर्थ 30 सेकेंड का जो टाइम होता है गोल्डन मिनट्स में से, उसमें से हम इनिशियल स्टेप्स ऑफ रिससिटेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें जैसे ही बेबी की डिलीवरी हुई हमने 3 थिंग्स चेक किया: टर्म जेस्टेशन, गुड टोन, ब्रीदिंग और क्राइंग। इफ द आंसर इज नो, देन क्लैंप एंड कट द कॉर्ड एंड बेबी को इमीडिएटली अंडर रेडिएंट वार्मर लेंगे और इनिशियल स्टेप्स ऑफ रिससिटेशन प्रोवाइड करेंगे। इनिशियल स्टेप्स ऑफ रिससिटेशन में हमने क्या क्या करना है: वार्म एंड मेंटेन नॉर्मल टेम्परेचर, पोजीशन एयरवे, क्लियर सिक्रेशंस इफ नीडेड, ड्राई एंड स्टिमुलेट करेंगे बेबी को। आफ्टर दैट हमें इवोल्यूशन करना है। इवोल्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। हर एक स्टेप के बाद हमें इवोल्यूशन करना है। सो हमने इनिशियल स्टेप्स ऑफ रिससिटेशन प्रोवाइड किया, उसके बाद हम फिर से इवोल्यूशन करेंगे। सो हमें यहाँ पर चेक करना है एपनिया, गैस्पिंग, हार्ट रेट बिलो 100 बीट्स पर मिनट। इफ़ द आंसर इज नो, मीन्स बेबी में ब्रीदिंग हो रहा है, लेबर्ड ब्रीदिंग हो रहा है और परसिस्टेंट साइनोसिस बना हुआ है। तो अगर लेबर्ड ब्रीदिंग है बेबी में, परसिस्टेंट साइनोसिस है, तो उस टाइम पर हमें सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है बेबी को। सो पोजीशन एंड क्लियर एयरवे, SpO2 मॉनिटर, सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन एज नीडेड, कंसीडर CPAP। सो सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। अगर बेबी में लेबर्ड ब्रीदिंग है, मीन्स ब्रीदिंग इनिशिएट हो गया है, हार्ट रेट भी ठीक है, 100 बीट्स पर मिनट है, उससे ज़्यादा आ रहा है, बट बेबी में परसिस्टेंट साइनोसिस बना हुआ है, मीन्स बेबी में ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिल रहा है, तो उस केस में हम सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे और कंसीडर करेंगे कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। अगर बेबी में ब्रीदिंग इनिशिएट हो जाता है इनिशियल स्टेप्स ऑफ रिससिटेशन के बाद, तो उसे हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशनल केयर प्रोवाइड करेंगे, जिसमें बेबी को मदर के साथ रखेंगे प्रॉपर स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट में विदाउट इंटरप्शन, और प्रमोट करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग को और प्रॉपर इवोल्यूशन करेंगे हार्ट रेट, ब्रीदिंग एंड कलर का। सो इसमें फर्स्ट आवर में हम एवरी 15 मिनट में इवोल्यूशन करते हैं एंड आफ्टर दैट सेकेंड आवर में, मीन्स नेक्स्ट 1 आवर में हम एवरी 30 मिनट इवोल्यूएट करेंगे बेबी को। तो ये ऑब्जर्वेशनल केयर में आएगा। अगर बेबी इनिशियल स्टेप्स ऑफ रिससिटेशन के बाद बेबी में ब्रीदिंग इनिशिएट हो गया है और हार्ट रेट भी बेबी का 100 बीट्स पर मिनट है, उससे ज़्यादा आ रहा है, तो उस केस में हम ऑब्जर्वेशनल केयर देंगे। अगर बेबी में हार्ट रेट और ब्रीदिंग नॉर्मल हो गया है बट परसिस्टेंट साइनोसिस देखने को मिल रहा है, तो उस केस में हम सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। सो सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन हम प्रोवाइड करने के बाद अगर बेबी में ब्रीदिंग इनिशिएट हो गया और ब्लूइश डिस्कलरेशन जो था वो ख़त्म हो गया, ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन हो गया बेबी का, तो उस केस में हमें ऑब्जर्वेशनल केयर देना है मदर के साथ। इफ़ बेबी में एपनिया है या गैस्पिंग है, हार्ट रेट बिलो 100 बीट्स पर मिनट है, इसका आंसर अगर यस आया तो हमें क्या करना है, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन प्रोवाइड करना है, जो कि नेक्स्ट स्टेप होता है न्यूनेटल रिससिटेशन का 3rd स्टेप होता है पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। सो 30 सेकेंड तक हमें इनिशियल स्टेप्स ऑफ रिससिटेशन करना है, उसके बाद 3rd स्टेप हमें पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन SpO2 मॉनिटरिंग और ECG मॉनिटरिंग के साथ करना है। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है सीक्वेंसिंग जो है, मीन्स सबसे पहले हमें टेम्परेचर मेंटेनेंस पे ध्यान देना है, एयरवे क्लियरेंस पे ध्यान देना है। तो TA यहाँ पर स्टेप TA हो जाएगा, जिसमें हमने बर्थ के तुरंत बाद बेबी में इनिशियल स्टेप्स ऑफ रिससिटेशन किए थे और बेबी में वार्म प्रोवाइड किया, एयरवे मेंटेनेंस किया। उसके बाद स्टेप B हम करेंगे। B जो होगा वो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, उसमें हम प्रोवाइड करेंगे। ब्रीदिंग को इनिशिएट करने के लिए हम जो भी मेजर्स होगा वो लेंगे, जो भी स्टेप्स करेंगे वो ब्रीदिंग को इनिशिएट करने के लिए होगा। सो 3rd स्टेप न्यूनेटल रिससिटेशन का पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन विद SpO2 मॉनिटरिंग एंड ECG मॉनिटरिंग के साथ 30 सेकेंड तक हम पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देते हैं। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन ब्रीदिंग स्टेप B भी इसे कहते हैं, ब्रीदिंग को इनिशिएट करने के लिए स्टेप होता है। तो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन हम या तो सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग के थ्रू कर सकते हैं, जिसमें एम्बू बैग मोस्ट प्रिफरेबल मेथड होता है। इसके अलावा फ्लो इन्फ्लेटिंग बैग या फिर TPs रिससिटेटर के थ्रू भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर एम्बू बैग मोस्ट प्रिफरेबल मेथड होता है, क्योंकि इसमें किसी भी यानी कंप्रेस्ड गैस सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। किस तरह से हमें बैग एंड मास्क वेंटिलेशन प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए हमें प्रॉपर साइज का बैग और मास्क चूज करना होता है, एम्बू बैग चूज करना होता है, जिसमें यहाँ पर मास्क की जो साइज़ रहेगी वो प्री टर्म है तो 0 साइज़ और टर्म बेबी है तो 1 साइज़ हमें चूज करना होता है। प्रॉपर एयर टाइट सील हमें प्रिपेयर करना होता है। एयर टाइट सील प्रिपेयर करेंगे, जिसमें मास्क को अप्लाई करने के लिए अच्छे से अप्लाई करना होता है, जिसमें चिन से अप्लाई करते हुए, चिन को कप करते हुए नोज पर ले जाते हैं, तो प्रॉपरली कवर होना चाहिए नोज से लेकर चिन तक। और प्रॉपर फिटिंग मास्क हमें यूज करना है, जिसमें C क्लिप और E क्लिप हमें ध्यान देना होता है।
सी क्लिप और ई क्लिप, तो प्रॉपर पोजिशनिंग होगा, प्रॉपर एयर टाइट सील एक अच्छे से तैयार हो पाएगा अगर हम सी क्लिप से करेंगे। सी क्लिप से मास्क को अप्लाई करेंगे और रिम ऑफ द मास्क पर लाइटली हमें प्रेशर अप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन हम प्रोवाइड करेंगे बैक को स्क्वीज करते हुए। तो यहाँ पर जो रिदम होता है पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन का, ब्रीथ 2 3 ब्रीथ 2 3 इस तरह से होता है। तो हमें ब्रीथ काउंट करना है, फिर 2 देन 3, इस तरह से हमें काउंट करते हुए पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देना होता है। तो ब्रीथ 2 3 ब्रीथ 2 3 इस तरह से हमें काउंटिंग करना होता है। हमें 30 सेकेंड तक पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन प्रोवाइड करने के बाद हम इवैल्यूएशन करेंगे। हमें चेक करना है हार्ट रेट अगर 100 बीट्स पर मिनट आता है, मीन्स बेबी में 100 बीट्स पर मिनट अगर हार्ट रेट आ रहा है, बेबी ब्रीदिंग कर रहा है, तो उस केस में हमें पोस्ट रिससिटेशन केयर प्रोवाइड करना है। अगर बेबी में हार्ट रेट बिलो 100 बीट्स पर मिनट आ रहा है, मीन्स इफ द आंसर इज यस, देन हम चेक करेंगे चेस्ट मूवमेंट और वेंटिलेशन करेक्टिव स्टेप्स करेंगे। वेंटिलेशन करेक्टिव स्टेप्स में हम MR सोपा करेंगे। तो 30 सेकेंड तक हमने पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन प्रोवाइड किया, उसके बाद हमने इवैल्यूएशन किया। इवैल्यूएशन में अगर हार्ट रेट हमें चेक करना है, हार्ट रेट बिलो 100 बीट्स पर मिनट, आंसर नो आया तो हमने पोस्ट रिससिटेशन केयर प्रोवाइड किया एंड टीम ब्रीफिंग किया। उसके बाद अगर आंसर यस आता है तो उस केस में हमने चेस्ट मूवमेंट चेक किया और वेंटिलेशन करेक्टिव स्टेप्स हमें करना है, देन ETT और लेंजर मास्क इफ नीडेड। तो MR सोपा में हमें क्या करना होता है, मास्क एडजस्टमेंट, M फॉर मास्क एडजस्टमेंट, इसमें हमें इंश्योर करना है गुड सील ऑफ मास्क ऑन द फेस। रिपोजिशन एयरवे, जिसमें स्निफिंग पोजिशन में देना है, नेक को स्लाइटली एक्सटेंडेड करना है। इसके अलावा S फॉर सक्शन माउथ एंड नोज, फर्स्ट माउथ एंड देन नोज अगर सिक्रेशंस प्रेजेंट रहता है तब। O फॉर ओपन माउथ, माउथ को ओपन करना है बाय स्लाइटली ओपन एंड लिफ्ट करना है जा को फॉरवर्ड। इसके अलावा P फॉर प्रेशर इंक्रीज, ग्रेजुअली प्रेशर इंक्रीज करना है एवरी फ्यू ब्रीथ में। इसके लिए हम बैक को जब स्क्वीज करते हैं तो स्क्वीज करते टाइम पर हमने सबसे पहले 1 फिंगर यूज किया, उसके बाद हमें 2 फिंगर से स्क्वीज करना है, देन 3 फिंगर यूज करना है, तो ये प्रेशर इंक्रीज में आएगा। इसके अलावा एयरवे अल्टरनेटिव यूज करना है, कंसीडर एंडोट्रिकल इंट्यूबेशन एंड लेरिंजल मास्क एयरवे प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए। तो MR सोपा करेंगे करेक्टिव स्टेप्स। अगर आंसर यस आता है, मीन्स हार्ट रेट बिलो 100 बीट्स पर मिनट आता है, तो उस केस में हम MR सोपा करेंगे। यहाँ पर ब्रीथ 2 3 जो हमने सिक्वेंसिंग किया था, मीन्स हम जो रिदम फॉलो कर रहे थे, ब्रीथ जब करते टाइम पर हमें स्क्वीज करना है बैक को। स्क्वीज जब हम कर रहे हैं तो उस टाइम पर हमें ब्रीथ काउंट करना है, एंड जब हम रिलैक्स कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं बैक को, तो उस टाइम पर हमें 2 काउंट करना है। तो ये चीज़ ध्यान देना है, स्क्वीज करते टाइम पर हमें ब्रीथ करना है और देन रिलीज करते टाइम पर हमें 2 काउंट करना है। तो ब्रीथ 2 3 इस तरह से हमें बैग एंड मास्क वेंटिलेशन प्रोवाइड करना है। MR सोपा हमने करेक्टिव स्टेप्स किया, उसके बाद हमें फिर से इवैल्यूएशन करना है। सो 30 सेकेंड तक हमने इफेक्टिव PPV प्रोवाइड किया, उसके बाद हमें इवैल्यूएशन करना है। इवैल्यूएशन करने के बाद अगर हार्ट रेट जो है 60 बीट्स पर मिनट या उससे ज़्यादा आ रहा है तो हम वेंटिलेशन कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद पोस्ट रिससिटेशन केयर देंगे। और अगर हार्ट रेट लेस देन 60 बीट्स पर मिनट आ रहा है, मीन्स यहाँ पर इवैल्यूएट करने पर हार्ट रेट बिलो 60 बीट्स पर मिनट आ रहा है, द आंसर इज यस, देन हमें बेबी को इंट्यूबेट करना है। अगर पहले से इंट्यूबेशन नहीं हुआ है, एंडोट्रिकल इंट्यूबेशन पहले से नहीं हुआ है, तो बेबी को इंट्यूबेट करने के बाद हमें चेस्ट कंप्रेशन प्रोवाइड करना है। तो ये चेस्ट कंप्रेशन हमें 4th स्टेप में करना होता है, स्टेप C भी इसे कहते हैं, मीन्स मेंटेनिंग सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए हम स्टेप्स करते हैं। तो चेस्ट कंप्रेशन किस तरह से हमें प्रोवाइड करना होता है, चेस्ट कंप्रेशन हम जब प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो यहाँ पर 2 टेक्निक हम यूज कर सकते हैं। एक थंब टेक्निक यूज होता है और 2 फिंगर टेक्निक यूज होता है। तो जो मोस्ट प्रिफरेबल टेक्निक होता है थंब टेक्निक होता है, इसमें 2 थंब यूज करके हम चेस्ट कंप्रेशन प्रोवाइड करते हैं। तो 2 थंब को हम अप्लाई करते हैं इन सर्कल करते हुए स्टर्नम और जिफाइड प्रोसेस के मिड पॉइंट पर कंप्रेस करके। तो यहाँ पर 1/3 ऑफ एंटेरोपोस्टर डायमीटर हम चेस्ट कंप्रेशन देते हैं, यहाँ पर हमें ध्यान देना है। इसके अलावा जो चेस्ट कंप्रेशन और वेंटिलेशन होता है कोऑर्डिनेशन में देते हैं, तो इसमें जो 1 साइकिल में जो कोऑर्डिनेशन होता है 3:1 होता है, और हमें जो रिदम काउंट करना होता है वो 1 and 2 and 3 एंड ब्रीद इस तरह से काउंट करना होता है, 1 and 2 and 3 एंड ब्रीद, एंड इस तरह से हम साइकिल चलाते रहते हैं। तो 1 साइकिल जो होता है वो लगभग 2 सेकेंड का साइकिल होता है, और इस तरह से 1 मिनट में
30 साइकिल होते हैं, 1 मिनट में 30 साइकिल। इस तरह से टोटल जो वेंटिलेशन और चेस्ट कंप्रेशन का रेशियो होता है, 1 मिनट में जो रेशियो होता है वो 90 चेस्ट कंप्रेशन एंड 30 वेंटिलेशन होता है। तो ये 1 मिनट में जो रेशियो होता है चेस्ट कंप्रेसर और वेंटिलेशन का, इसमें जो वेंटिलेटर प्रोवाइडर होता है वो हेड साइड ऑफ द बेबी खड़ा रहता है और बैक मास्क वेंटिलेशन प्रोवाइड करता है। चेस्ट कंप्रेशन प्रोवाइडर जो होते हैं वो राइट साइड ऑफ द बेबी होते हैं चेस्ट कंप्रेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो जो रिदम होता है 1 and 2 and 3 एंड ब्रीथ एंड 1 and 2 and 3 एंड ब्रीथ, इस तरह से काउंटिंग होती है। तो चेस्ट कंप्रेशन इस तरह से हमें प्रोवाइड करना है। कोऑर्डिनेशन विथ पीपीवी, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन के साथ, 100% ऑक्सीजन सेचुरेशन के साथ ईसीजी मॉनिटरिंग और ईसीजी मॉनिटरिंग भी यहाँ पर करेंगे। और इसके बाद हम फिर से इवोल्यूशन करेंगे। इवोल्यूशन में अगर हार्ट रेट मोर देन 60 बीट्स पर मिनट आता है तो हमें वेंटिलेशन कंटिन्यू करना है। अगर हार्ट रेट 60 बीट्स पर मिनट से कम आ रहा है तो उस केस में हमें फर्दर इंटरवेंशन करना है, मीन्स ड्रग एडमिनिस्टर करना है। तुरंत हमें अम्बिलिकल वेनस कैथेटराइजेशन करना है, UVC, और हमें ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करना है। सो IV एपिनेफ्रिन जो हम प्रोवाइड करेंगे उसके लिए प्रिपरेशन पहले से करके रखनी होती है। तो 1:10,000 रेशियो में प्रिपरेशन करना होता है, जिसमें 1 ml एड्रेनलिन को 10 ml नॉर्मल सलाइन के साथ डाइल्यूट करना होता है और लोड करके रखना होता है पहले से। तो यहाँ पर 0.1 to 0.3 ml पर kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग एडमिनिस्टर करते हैं IV एपिनेफ्रिन। एंड अगर हमने 5 to 6 मिनट तक रिससिटेशन प्रोवाइड किया बट यहाँ पर पुअर रेस्पिरेशन अगर आ रहा है या फिर स्लो हार्ट रेट आ रहा है तो उस केस में सोडियम बाइकार्बोनेट एडमिनिस्टर करेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट एडमिनिस्टर करेंगे 2 ml पर kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। और इसे प्रिपरेशन जो करेंगे डाइल्यूट करेंगे 1:1 के रेशियो में डिस्टिल वाटर के साथ। सो सोडियम बाइकार्बोनेट हम एडमिनिस्टर करेंगे। 5 to 6 मिनट रिससिटेशन हमने प्रोवाइड किया और रेस्पिरेशन पुअर आ रहा है, स्लो हार्ट रेट आ रहा है तो उस केस में। इसके अलावा अगर वॉल्यूम एक्सपेंडर्स हम यूज कर रहे हैं तो उस केस में वॉल्यूम एक्सपेंडर्स 0.9% NS यूज करेंगे या फिर RL यूज करेंगे। सो न्यूनटल रिससिटेशन एल्गोरिथम में फर्स्ट स्टेप में हमने देखा प्रिपरेशन ऑफ बर्थ एंड सेकेंड स्टेप में इनिशियल स्टेप्स ऑफ रिससिटेशन था जिसमें 30 सेकेंड का टाइम लगा। थर्ड स्टेप में हमने देखा पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन एंड फोर्थ स्टेप में चेस्ट कंप्रेशन, फिफ्थ स्टेप में ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड 6th स्टेप में हमने कंसीडर किया ईटियोलॉजी जिसमें कंसीडर हाइपोवोलेमिया, कंसीडर न्यूमोथोरैक्स। तो यहाँ पर हमने सिक्वेंसिंग भी देखा जिसमें आफ्टर बर्थ मीन्स सेकेंड स्टेप से स्टेप TA टेम्परेचर एंड एयरवे मेंटेनेंस एंड आफ्टर दैट स्टेप B पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन से इनिशिएट ब्रीदिंग एंड आफ्टर दैट स्टेप C मेंटेनिंग सर्कुलेशन जिसमें चेस्ट कंप्रेशन हमने देखा। उसके बाद स्टेप D ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हमने किया एंड आफ्टर दैट स्टेप 6 जिसमें हमने कंसीडर किया ईटियोलॉजी जिसमें कंसीडर हाइपोवोलेमिया एंड न्यूमोथोरैक्स। सो ये जो गोल्डन मिनट्स का टाइम जो होता है आफ्टर बर्थ उसमें से 30 सेकेंड का जो टाइम था, फर्स्ट 30 सेकेंड का टाइम, वो 30 सेकेंड में हमने इनिशियल स्टेप्स ऑफ रिससिटेशन प्रोवाइड किया। 30 सेकेंड में। सो इनिशियल स्टेप्स ऑफ रिससिटेशन के बाद बेबी में अगर बेबी एपनिक है, गैस्पिक है, हार्ट रेट बिलो 100 बीट्स पर मिनट है तो उस केस में हमने पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन प्रोवाइड किया। सो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन भी हमने 30 सेकेंड में प्रोवाइड किया। इफेक्टिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन 30 सेकेंड तक प्रोवाइड करने के बाद अगर बेबी में हार्ट रेट बिलो 60 बीट्स पर मिनट आता है तो उस केस में हम चेस्ट कंप्रेशन प्रोवाइड करेंगे। सो चेस्ट कंप्रेशन जो हम प्रोवाइड करेंगे अलॉन्ग विथ पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन प्रोवाइड करेंगे। इंश्योर करना है इफेक्टिव वेंटिलेशन तो उसके लिए ETT या लेंजर मास्क एयरवे यूज करना है। सो एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करने के बाद बेबी को चेस्ट कंप्रेशन अलॉन्ग विथ PPV प्रोवाइड करना है। सो उसके बाद अगर हार्ट रेट हमने 1 मिनट तक चेस्ट कंप्रेशन प्रोवाइड किया अलॉन्ग विथ PPV बट हार्ट रेट लेस देन 60 बीट्स पर मिनट आया तो उस केस में हम ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे जिसमें IV एड्रेनलिन करेंगे। इसके अलावा 6th स्टेप में हमने कंसीडर किया ईटियोलॉजी। अगर ड्रग एडमिनिस्टर के बाद भी हमने 5 to 6 मिनट तक हमने ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बाद रिससिटेशन प्रोवाइड किया बट बेबी का साइन जो है इम्प्रूव नहीं हो रहा है, मीन्स पुअर रेस्पिरेशन और हार्ट रेट जो है स्लो आ रहा है तो उस केस में हम सोडियम बाइकार्बोनेट यूज कर रहे हैं। उसके बाद हमने वॉल्यूम एक्सपेंडर्स यूज किए जिसमें नॉर्मल सलाइन और RL यूज किया, नॉर्मल सलाइन या RL यूज किया। तो ये सारे न्यूट्रल रिससिटेशन स्टेप्स हो गए। 10 मिनट तक हमने
इफेक्टिव न्यूनटल रिससिटेशन स्टेप्स किए, बट अगर नो साइन ऑफ लाइफ आ रहा है तो उस केस में हमें रिससिटेशन स्टॉप करना है। अगर साइन हमें दिख रहा है रिससिटेशन, अगर हमें लाइफ का कोई भी साइन दिख रहा है तो उस केस में हमें 30 मिनट तक रिससिटेशन को कंटिन्यू करना है और वेंटिलेशन मेंटेन करके रखना है। उसके बाद हमें पोस्ट रिससिटेशन केयर देना है। वेंटिलेशन जब हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस टाइम पर हमें टारगेट प्री-डक्टल SpO2 ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर टारगेटेड प्री-डक्टल SpO2 आफ्टर बर्थ क्या होना चाहिए, तो 1 मिनट पर 60 to 65% होना चाहिए, 2 मिनट पर 65 to 70%, 3 मिनट पर 70 to 75% मेंटेन करना है, 4 मिनट पर 75 to 80%, 5 मिनट में 80 to 85%, 10 मिनट में 85 to 95%। तो ये टारगेटेड प्री-डक्टल SpO2 आफ्टर बर्थ है जब भी हम वेंटिलेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन जब दे रहे हैं वो बैग से, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन दे रहे हैं, तो उस टाइम पर हमें ध्यान में रखना है। तो जब भी हम रिससिटेशन कर रहे हैं, वेंटिलेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो 1 मिनट में हमें ये ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन करके रखना है। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूनटल रिससिटेशन एल्गोरिथम। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।